नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको उस कहावत को चरितार्थ होते हुए दिखाएंगे जो कहती है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से कहा था कि औरों के घर आग लगाने का सपना अपने ही घर में सदा खरा होता है, और देखिए आज वही हो रहा है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी निभाने और परेशान करने के लिए आतंकवाद को संरक्षण दिया, आतंकियों की फैक्ट्री बन गया, लेकिन अब वो आतंकी पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज पाकिस्तान में साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 225 लोग घायल हैं। ये धमाका जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद के पास हुआ है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने तमाम सिटीजन्स, अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा है। आज जुमे का दिन था और इन सब के बाद अमेरिका ने जो कह दिया, एडवाइजरी जारी कर दिया है। यह एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की घेराबंदी के बाद ईरान ने भी हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। ये मिसाइलें अमेरिका के सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के लिए चुनौती बन सकती है। इसके बाद आपको यह बताएंगे कि क्या योगी राज में उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना राज्य छोड़कर पश्चिम बंगाल में बसने के लिए उकसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जिश अंसारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है और अगर हो सके तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना घर-बार बेचकर पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल मुसलमानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित राज्य है। आज मैं दिल्ली की सड़कों पर मौत के कुएं के बारे में बताऊंगी। नोएडा में 20 दिन पहले गड्ढे में डूबकर एक इंजीनियर की मौत हो गई और अब दिल्ली में सड़क पर गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। आखिर ये सिस्टम और कितनी जानें लेकर सुधरेगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो बीज खुद बोया था, आज वही बीज जहरीला पेड़ बनकर उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आज पाकिस्तान में इस साल का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें अब तक 31 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और कुल 169 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब भी कई लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। यह हमला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के उस तरलाई इलाके में हुआ है जहां शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद और इमाम बाड़ा है, और इस मस्जिद को खदीजातुल कुबरा मस्जिद कहते हैं। तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस और चश्मदीदों का कहना है कि जिस फिदायीन हमलावर ने यह आत्मघाती हमला किया, उस हमलावर को पुलिस के जवानों ने मस्जिद के गेट पर ही रोक लिया था, लेकिन इससे पहले कि उसे बाहर लाया जाता, उसने उसी दौरान अपने शरीर पर बंधे विस्फोटक से धमाका करके मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए कई लोगों की जान ले ली। और अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह साल का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस कह रही है कि हमलावर जो है वो अफगानिस्तान से हो सकता है और उसका संबंध एक ऐसे संगठन से हो सकता है जिसे पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान की एक शाखा माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान के जियो न्यूज का यह भी दावा है कि इस हमलावर ने धमाके से पहले मस्जिद में इकट्ठा हुए शिया मुसलमानों पर गोलियां भी चलाई थी और इसके बाद फिदायीन हमला करके सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बनाया था। पाकिस्तान आज आतंकवाद को लेकर जिस अराजकता, अस्थिरता और खून खराबे का सामना कर रहा है, वो दरअसल उसी का पाला हुआ है। उसी का पाला हुआ आतंकवाद है जिसे उसने दशकों तक भारत के खिलाफ इस्लामिक जिहाद के रूप में इस्तेमाल किया और भारत को लगातार इसके जरिए अस्थिर करने की कोशिशें होती रही। लेकिन आज वो कहावत भी सही साबित हो रही है, आप जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे, और पाकिस्तान ने जो बोया वो आज काट रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अलग अलग नाम से संगठन बनाए और भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज आप ये देखिए
कि पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के कई अलग अलग संगठन सक्रिय हैं जो इस तरह के आतंकवादी हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मुसलमानों का इतना बड़ा ठेकेदार बनता है, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान में आज शिया मुसलमानों का चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है। और इसका कारण यही है कि पाकिस्तान में शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। प्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की आबादी 85% है, जबकि शिया मुसलमानों की आबादी सिर्फ 15% है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों और उनकी मस्जिदों पर लगातार हमले होते हैं। और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2001 से 2008 के बीच पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ 471 आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2693 शिया मुसलमान मारे गए। लेकिन क्योंकि ये सभी शिया मुस्लिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन पर होने वाले अत्याचार किसी को दिखाई ही नहीं देते और कोई इनकी सुरक्षा की बात नहीं करता। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तक इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि शिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में इस तरह के हमले अब आम हो चुके हैं और इन हमलों पर जताई जाने वाली निंदा का अब कोई मतलब नहीं है। यहां एक और जरूरी बात है। जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी हमलों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी माना जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना जानबूझकर ऐसे हमले कराती है ताकि इन हमलों को दिखाकर पाकिस्तान खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित साबित कर पाए और इसके नाम पर वो सोचिए अपने ही लोगों को मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया से आर्थिक मदद की लूट खसोट वो कर सके। इसीलिए अगर वाकई ये हो रहा है तो अपने ही लोगों को मारने से भी ये मुनीर पीछे नहीं हटता पैसे के लिए। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद को सिर्फ संरक्षण दिया, उस पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका से अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की मदद, 18 F-16 लड़ाकू विमान, ये सब मिल चुका है। और इसीलिए ये बात कई बार कही जाती है कि क्या पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर दुनिया से पैसा बटोरने के लिए खुद इस तरह के हमले कराता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे आप एक और खबर से समझिए जो पाकिस्तान की गुर्बत का असली हाल दिखाती है। हंसी नहीं छुपा पाइएगा। जिस वक्त भारत यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहा है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर रहा है, तब पाकिस्तान के लोग इतने कंगाल हो चुके हैं कि उन्हें अपने देश के गटर के ढक्कन चुराने पड़ रहे हैं। आपने सही सुना है, गटर का ढक्कन। अब तो पाकिस्तान की सरकार इस चोरी को रोकने के लिए कड़ा कानून भी ले आई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं। अकेले लाहौर में, एक शहर की बात हम कर रहे हैं, अकेले लाहौर में 10,000 मैनहोल, लाहौर में 10,000 मैनहोल यानी 10,000 जो गटर्स के ढक्कन हैं वो पाकिस्तान के लोगों ने चोरी कर लिए। और जानते हैं ये ढक्कन चोरी क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ लाहौर की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जूम इन करके दिखा दीजिए। 10,000 मैनहोल, ये जो ढक्कन लगे होते हैं ना गटर पे, 10,000 मैनहोल्स चोरी कर लिए हैं। पाकिस्तान की सरकार को कानून बनाना पड़ा है। पाकिस्तान में मैनहोल के जो ढक्कन लगाए जाते हैं उनमें करीब 30 किलोग्राम लोहा होता है एक गटर के ढक्कन में। अगर इस लोहे को बाजार में बेचा जाए तो इससे पाकिस्तानी रुपयों में आपको 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए मिल सकते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की औसत मासिक आय से ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में निम्न मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति औसतन हर महीने 11,000 रुपए कमाता है, जबकि गटर के सिर्फ एक ढक्कन को बेचकर लोगों को 12,000 रुपए तक मिल जाते हैं। पाकिस्तान में गटर के ढक्कन चुराने की यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इसके खिलाफ एक कानून बना दिया है और ये कहा है कि अब पंजाब प्रांत में गटर का ढक्कन चुराने, बेचने या खरीदने वालों को 1 से 10 साल की जेल हो सकती है।
उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी गटर का ढक्कन चोरी हो जाता है और उसमें गिरने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दोषियों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा और सरकार गटर के ढक्कनों की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपकी भी हंसी नहीं रुक रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने सभी सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सख्त चेतावनी दे दी है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि ईरान में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई है और बढ़ती अशांति, पाबंदियां और यात्रा में रुकावटें अब अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं और इसकी वजह से अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि लोग अपने निकलने की योजना खुद बनाए और इसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर भरोसा ना करें क्योंकि मौजूदा हालात में आधिकारिक सहायता बहुत सीमित है। मैं 5 फरवरी को जारी हुई एडवाइजरी लेकर अपने हाथ में आई। इस एडवाइजरी की कॉपी मेरे हाथ में है और आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या चेतावनी लिखी है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जो मुख्य है, एक्शंस टू टेक, लीव ईरान नाउ, मतलब 3 शब्द के साथ एकदम स्ट्रेट क्लियर ऑर्डर दिया गया है, लीव ईरान नाउ, यानी ईरान अभी छोड़ो। इसी के साथ यह भी लिखा है कि एक पूरा प्लान आप बताइए क्योंकि आप यूएस सरकार की मदद पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। साफ लाइन में आपको पढ़कर सुनाती हूं, हैव अ प्लान फॉर डिपार्टिंग ईरान, मतलब पहले एक प्लान बनाइए ईरान से निकलने का और ऐसा प्लान बनाइए जो अमेरिकी सरकार की मदद पर आश्रित ना हो, दैट डज नॉट रिलाई ऑन द यूएस गवर्नमेंट हेल्प, मतलब यू आर ऑन योर ओन। अलग शब्दों में इसको देखिए, आपको खुद भागना होगा, खुद किसी तरीके से प्लान बनाकर निकलना होगा, आपकी अमेरिकी सरकार मदद नहीं कर सकती है। उसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड डिसरप्शंस आर पॉसिबल विद लिटिल वार्निंग, ये भी मुमकिन है कि फ्लाइट्स अचानक कैंसिल कर दी जाए, फ्लाइट्स इधर से उधर कर दी जाए, बहुत कम नोटिस पर ये सब कुछ हो जाए। ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक नई रिपोर्ट में ये बताया है कि अमेरिका की घेराबंदी के बाद ईरान ने भी हमले के लिए अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया है और इनमें जिस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है सेजल 2। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ये मिसाइल कैसे अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के लिए एक चुनौती तो बन ही सकता है। ये जो सेजल 2 जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, हम आपको इस मिसाइल के रेंज के बारे में आज बताना चाहते हैं क्योंकि यहां पर ईरान है, नीचे सऊदी अरब है, इधर कुवैत, सीरिया, तुर्की और उधर अजरबैजान और ऊपर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। ये देखिए, यहां पर यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, ये सारे देश इस पूरे इलाके में है और इजराइल तक, इधर लिबिया, इजिप्ट, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। अगर आप देखिए तो ये मिसाइल कैसे अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के लिए चुनौती बन सकता है। इसकी रेंज आप देख रहे हैं सेजल 2 की, ये कहां तक मारक क्षमता इसकी है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, जिससे आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के आधे से ज्यादा देश, यहां पर आ जाइए, यूरोप के आधे से ज्यादा देश जिसमें आप बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे देश आपको उधर के दिख रहे हैं, ग्रीस भी शामिल है। तो ये वाला मतलब आधे यूरोप के देश वहीं तक है। इधर आप देखिए साउथ अफ्रीका, उसमें लिबिया, इजिप्ट, ये सारे देश। इधर जब आप मिडिल ईस्ट को देखिए तो यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये सारे देश यहां पर जूम इन किया ना आपने, हाँ, ये देखिए यहां पर यूएई है, ये बहरीन हो गया, उसके बाद से ओमान आपको यहां पर दिख रहा है। इधर इजराइल तो है ही रेंज में, इजराइल तो है ही रेंज में, जूम इन कीजिए, इजराइल है। उसके ऊपर देखिए सीरिया, मतलब वहां पर क्यों करेगा जब वहां पर तो अपने ही लोग रखता है ईरान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जो हिस्सा है ये सब इसके रेंज में अब है। यूक्रेन भी रेंज में है। 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के आधे से ज्यादा देश ईरान की इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे और इजराइल तो ईरान के सीधे निशाने पर होगा ही। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के जो 19 सैन्य और हवाई ठिकाने हैं वो भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। और ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल कहा जाता है क्योंकि ये उड़ान के दौरान अचानक अपनी दिशा को बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी को
एक AI जनरेटेड वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले से तय एक अनुमानित आर्क पर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि हवा में लहराते हुए और अपना रास्ता बदलते हुए एक लक्ष्य की तरफ पहुंचती है, जो हमेशा आप देखते हैं एक प्रोजेक्टाइल होता है, उससे अलग हटकर। और स्थिति में किसी भी रडार और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और इसे हवा में ही मार गिराना मुश्किल हो जाता है। ये तो आप AI जनरेटेड वीडियो बहुत छोटी रेंज का देख रहे हैं ना, जब लॉन्ग रेंज में ये जाते हैं और ऊपर नीचे ये मनूवर करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है, और फिर वो अगर उनको टारगेट बनाया जा रहा है तो उससे वो बच सकते हैं। पिछले साल जब ईरान ने यही मिसाइल इजराइल के शहरों पर दागी थी, इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा था, और इसके बाद इस मिसाइल से इजराइल में क्या तबाही हुई थी वो आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। उस वक्त बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये तस्वीरें फिलिस्तीन के नष्ट हुई इमारतों की हैं, लेकिन ये फिलिस्तीन की तस्वीरें नहीं थी। ये हकीकत में ईरान की डांसिंग मिसाइलों ने तब इजराइल का ये हाल किया था, और सोचिए अब ईरान ने इन मिसाइलों को फिर से तैनात कर दिया है। सेजल 2 की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, और इस मिसाइल को ईरान ने खुद बनाया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर अमेरिका ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया है तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि अमेरिका को ईरान के मिसाइल हमलों का डर है, जिससे मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश प्रभावित हो सकते हैं। और यह बात तो माननी पड़ेगी कि ईरान की मिसाइल पावर ने सबको डराया हुआ है, खास तौर पर इजराइल का उदाहरण आपने देख ही लिया। आज ही ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच पहली परमाणु वार्ता भी शुरू हुई है, जिसमें अभी कोई नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अमेरिका ईरान पर यह दबाव बनाएगा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे और ईरान में लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करे। लेकिन दोनों तरफ से ये जो वॉर प्रेशर टैक्टिक्स हो रहा है, यानी इधर से शिप्स तैनात किए जा रहे हैं, उधर मिसाइल्स को लेकर तैयारी पूरी है, ये सब इस पूरी बातचीत में और ये जो इस वक्त कोशिश हो रही है कि एक रास्ता निकले, उसमें अपनी अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश भी है। जबकि ईरान ने भी कहा है कि वो इन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे किसी भी तरह कमजोर समझने की भूल ना की जाए। जानते हैं यहां अमेरिका के दोहरे मापदंड क्या हैं। एक तरफ अमेरिका मस्कट में परमाणु हथियारों को लेकर ईरान से चर्चा कर रहा है और ये कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए क्योंकि ये दुनिया की शांति के लिए खतरा है। और दूसरी तरफ यही अमेरिका रशिया के साथ अपनी उस संधि को बहाल करने से साफ इनकार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका और रशिया अपने परमाणु हथियारों को सीमित रखते थे। इस संधि को न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी कहते हैं। यह ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर पहली बार साल 1991 में हस्ताक्षर हुए थे और इसके बाद साल 2010 में अमेरिका और रशिया ने इस पर दोबारा सहमति जताई। लेकिन अब 5 फरवरी को यह संधि खत्म हो गई है। बड़ी बात यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो ये कह रहे हैं, आप गोर्बाचेव को देख रहे हैं इसमें और सीधे बुश को, व्लादिमीर पुतिन अब ये कह रहे हैं कि वो इस संधि को करने के लिए तैयार है और परमाणु हथियारों को रशिया सीमित रखेगा। लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल इस संधि के समाप्त होने के बाद इसे दोबारा से लागू नहीं करेंगे और अमेरिका अब नए रास्ते खोजेगा। चाहिए उनको शांति का नोबेल और बनाने हैं परमाणु हथियार। इसका मतलब यह है, माना भी जा रहा है कि अमेरिका दुनिया में परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए दुनिया में अस्थिरता और युद्ध का माहौल हावी हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह का डेडलॉक बन रहा है, और आज सवाल यह हो रहा है कि पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं आखिर। आज अगर ईरान के साथ एक अलग वहां पर जंग की स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर हथियारों को लेकर इस तरह की रेस विश्व में शुरू होती है, तो हमारी पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खराब दस्तक की खबर देती है। खैर आगे बढ़ते हैं।
आपको ये बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के बाद अब भारत खाड़ी देशों के साथ एक ऐसा ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने जा रहा है जो सबके होश उड़ा देगा। भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जानते हैं ऐसा 15 साल के बाद हुआ है। 15 साल पहले साल 2011 में खाड़ी देशों के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाद खाड़ी के मुस्लिम देश भी भारत के साथ ट्रेड डील करने में पीछे नहीं रहना चाहते। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि क्यों बार बार ये बात कही जा रही है कि अब मौजूदा वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह बदल गया है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की तरफ दुनिया का झुकाव ज्यादा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कुल 6 देश आते हैं, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। ये खाड़ी के वो 6 बड़े और प्रमुख मुस्लिम देश हैं जिनकी कुल अर्थव्यवस्था $2.3 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में 209 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि अकेले भारत की अर्थव्यवस्था 4.12 ट्रिलियन की है, जो 376 लाख करोड़ होता है। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ये सभी 6 देश चाहते हैं कि भारत की उनके साथ भी ट्रेड डील हो जाए, जिसके लिए इस काउंसिल और भारत के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? वो ये कि अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और भारत के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की शर्तों पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी, जिसके लिए नए नियम और शर्तें तय की जाएंगी और यह तय होगा कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की पूरी टाइमलाइन क्या होगी, इस ट्रेड डील में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे और सबसे बड़ी बात, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के सिद्धांत क्या होंगे। ये बातचीत उस पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है जिसके लोग गटर के ढक्कन चुरा रहे हैं और जो मुस्लिम भाईचारे के नाम पर अरब देशों के साथ एक नेटो जैसा संगठन बनाना चाहता है और पाकिस्तान को लगता है कि उसके पास परमाणु हथियार है और वो इस्लाम धर्म को ठेकेदार उनका बनता है और इसलिए खाड़ी के ये मुस्लिम देश उसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। इस मुगालते में वो लंबे वक्त तक रहा है क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर किसी इस्लामिक देश में है तो वो पाकिस्तान के पास है और इसी बात को हमेशा अपने पक्ष में इन देशों के सामने मनूवर करने की कोशिश करता था पाकिस्तान। लेकिन जब बात व्यापार की आती है, जब बात तरक्की की आती है, ये कोई आतंकवाद की फैक्ट्री तो खुलेगी नहीं, तो ऐसे में मुस्लिम देश भी भारत पर ही भरोसा करते हैं। हकीकत यह है कि इन मुस्लिम देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए 140 करोड़ के भारत को चुना है। यह सब धर्म से परे हो रहा है। सऊदी अरब में 93% मुस्लिम रहते हैं, 93%। यूएई में 76%, कुवैत में 75%, कतर में 63%, बहरीन में 80%, ओमान में 95% मुसलमान रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में 97% मुसलमान रहते हैं। और अब तक आम धारणा यह होती थी कि जो देश मुस्लिम बहुल है वो मुस्लिम देशों को ही अपना रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार बनाते हैं, लेकिन खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करके इन धारणाओं को तोड़ दिया और यह भी बता दिया है कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रुतबा कितना ऊपर है। आज आप किसी भी वैश्विक मंच पर जाइए, डावोस पहुंचिए, जहां यूरोपियन यूनियन की तरफ से उर्सुला वैन डर लेयन खुलकर कहती हैं वैश्विक मंच पर कि हम भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं। यह ऐलान वो भारत में भी आई थी 26 जनवरी को, उसके बाद 27 को यह एग्रीमेंट हुआ, उस दौरान भी कह सकती थी, लेकिन वैश्विक मंच से बोलकर उन्होंने सीधे तौर पर दिखाया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े रहना कितना जरूरी है। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अब अमेरिका हो और अब ये अरब देश जो भारत के साथ ट्रेड डील करके भारत की इस विकास गाथा में शामिल होना चाहते हैं। आइए आपको पाकिस्तान और भारत के बीच एक बड़ा अंतर यह भी देखना चाहिए कि एक तरफ पाकिस्तान इन खाड़ी देशों से कर्ज की भीख मांगता है, जबकि भारत के मामले में यही खाड़ी देश हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, अब आप इसे भी समझिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ये 6 मुस्लिम देश, इन 6 मुस्लिम देशों को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी हब भी कहा जाता है, मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र, पूरे विश्व का सबसे बड़ा।
इन 6 खाड़ी देशों के पास कुल 51,000 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जिसकी पूरी दुनिया के कच्चे तेल के भंडार में 33% हिस्सेदारी है। 33% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल, पूरा तेल इन 6 खाड़ी देशों के पास है। इसके अलावा दुनिया का 28% कच्चा तेल 6 खाड़ी देश निर्यात करते हैं। इन्हीं खाड़ी देशों में हर दिन 1 करोड़ 70 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है और आज प्राकृतिक गैस के मामले में भी ये देश काफी धनी है। दुनिया के प्राकृतिक गैसों के भंडार में इन 6 खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 21.4% है। इसके अलावा ये देश भारत के लिए बहुत खास है। ये न सिर्फ व्यापार के मामले में भारत के सबसे बड़े रीजनल पार्टनर हैं, बल्कि हम जो कच्चा तेल और गैस खरीदते हैं उनमें भी इन देशों की हिस्सेदारी प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो 6 मुस्लिम देश हैं, इन 6 मुस्लिम देशों की 6 करोड़ की आबादी में 90 लाख से 1 करोड़ लोग तो भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दुबई में 40% के आसपास भारतीय हैं जो हर साल बड़ी मात्रा में भारत को रेमिटेंस का पैसा भेजते हैं। आज भी भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच हर साल 16,32,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जिसमें भारत को इन देशों को सिर्फ 5,44,000 करोड़ रुपए का निर्यात है, लेकिन ये खाड़ी देश भारत को 10,88,000 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं, जिससे भारत को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट। और यही वजह है कि हम इन तमाम देशों के साथ जहां जहां हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अनेकों ऐसे देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यही वजह है कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भारत अब इन 6 खाड़ी देशों को अपने निर्यात में वृद्धि करेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश की आमदनी बढ़ेगी और ट्रेड डेफिसिट घटेगा। और यह होगा कैसे, वो भी देख लीजिए। भारत इंजीनियरिंग गुड्स यानी मशीन से जुड़े पार्ट्स, टेक्निकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और रत्न और आभूषण के क्षेत्र में अपने निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा करने वाला है। जबकि ये 6 खाड़ी देश भारत को पेट्रोकेमिकल, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक बेचना चाहते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस ट्रेड डील को लेकर बातचीत तय वक्त में पूरी हो जाती है तो अगले 1 से 1.5 साल में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर ये ट्रेड डील हो गया तो पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, क्योंकि इस ट्रेड डील के होने से मुस्लिम देशों के भारत के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा, वो धर्म में फंसा रह जाएगा। The agreement with the GCC group of 6 countries will further strengthen our relations both on a geopolitical and trading elements, will help draw greater amounts of investments, create job opportunities for Indians both in the GCC nations and in India, encourage the food security and energy security of both the GCC nations and India, and give a message to the world of our deep ties and historic relations, friendly relations. And as I believe the GCC and India come closer together, we will become a force multiplier for global good. यहां हम अपने देश की राजनीति को लेकर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को लगता है कि राजनीति का मतलब है सिर्फ चुनाव लड़ना, भाषण देना, सत्ता के लिए सरकार के सभी फैसलों का विरोध करना। और यही कारण है कि जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान किया, उर्सुला वॉन डर लेयन ने किया, डावोस में किया, फिर 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को देश में तब भी इस पे खूब पॉलिटिक्स हुई, राजनीति हुई। अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, अब उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। अब हम खाड़ी देशों के साथ 15 सालों के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नई चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तब भी इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। और विपक्ष इस बार अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के लिए एक नया शब्द लेकर आया है, वो इसे ट्रैप डील कह रहे हैं।
लेकिन सोचिए, क्या आज भारत को किसी भी रूप में ये पॉलिटिक्स की जरूरत है? आप ओवैसी साहब का ये बयान सुनिए, जिसमें वो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर ये कह रहे हैं कि भारत ने ट्रंप के कहने पर रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदने का फैसला क्यों लिया, और क्या एक गोरा जो कहेगा वही सुनेंगे? सुनिए। ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना। मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय। मोदी जी बोले यस एग्रीड, वो बंद कर दिए। क्यों? ट्रंप बोले ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा हम सुनेंगे उसको। देश के लिए जो होगा वो अच्छा हम करेंगे। अमेरिका का सदर है, भारत का नहीं है तू अमेरिका के लिए क्या करता कर ले, मगर हमारा देश हमारा रहेगा। तू वहां बैठ के हमको बोल रहा किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। लड़ रहे होंगे कोई लोकल चुनाव और वहां पर भाषण दिया जा रहा है भारत अमेरिका के बारे में। अब सोचने वाली बात यह है कि खुद रशिया कह रहा है कि भारत दुनिया के किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि ये गलत है, सरकार ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में कर रही है। जबकि सच क्या है? सच ये है कि भारत रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद नहीं कर रहा है, बल्कि कम कर रहा है। कम करने का कारण क्या है? पहले रशिया प्रति बैरल कच्चे तेल पर 20 से $35 का डिस्काउंट देता था, लेकिन जब से अमेरिका ने उसकी बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, फिर वो कम कीमतों पर हमें अब नहीं दे रहा है। अब ये डिस्काउंट $2 से $3 का रह गया है। हम तो अपना फायदा देखेंगे ना। पहले रशिया में 20 से $35 का फायदा दे रहा था एक बैरल में, अब हमें सिर्फ दे रहा है $2 से $3। अब फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन सोचिए राजनीति के लिए हमारे देश में इसी मुद्दे को कैसे पेश करने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे खाड़ी के मुस्लिम देश अब भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत की स्वीकृति बढ़ रही है। लेकिन अब आपको जरा ये बताते हैं कि हमारे देश में मुसलमानों के नाम पर कैसे पॉलिटिक्स और कहां किस स्तर पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना राज्य छोड़कर पश्चिम बंगाल में बसने के लिए उकसाया जा रहा है। यह बात पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के एक मौलाना ने कही है, और इस मौलाना का नाम है जर्जिश अंसारी। ये मौलाना साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। अगर हो सके तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर बेचकर पश्चिम बंगाल आ जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है मुस्लिमों का वहां पर रहना। अब मौलाना साहब ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तो बता ही दिया है, समझा दिया है। भड़काने के लिए जितनी भी बातें कही उनका एक फैक्ट चेक कर लेते हैं। आपको बड़ी स्क्रीन पर यह बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान पश्चिम बंगाल आ गए तो पश्चिम बंगाल भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 19 से 20% है। ये देखिए, कुल 24 करोड़ आबादी में से लगभग 4.80 करोड़, तो लगभग 20% मानकर चलिए। ये तो हम आपको उत्तर प्रदेश की बात दिखा रहे हैं। अब आ जाइए आप पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां पर कुल आबादी 10 करोड़ है। अगर यूपी के मुस्लिम भी यहां पर आ गए तो करीब कितनी हो जाएगी आबादी? 15 करोड़, और जिसमें 7.5 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे। और सोचिए, हाल ही में ममता बनर्जी ने तो यह कहा था कि अब तो हमारे राज्य में 33% मुस्लिम है, उनका हम क्या करें। यानी आखिर मौलाना साहब जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ 80 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल आ गए तो 10 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 15 करोड़ हो जाएगी और 7.5 करोड़ अकेले मुस्लिम होंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जिस पश्चिम बंगाल की आबादी में सभी 27% मुसलमानों की आबादी है हो जाएगी, और पश्चिम बंगाल में मुसलमान न सिर्फ बहुसंख्यक हो जाएंगे बल्कि भारत में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। अब मौलाना जर्जिश अंसारी अभी पश्चिम बंगाल को इसी रूप में देखना चाहते हैं, और वो ऐसा करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं। लेकिन हकीकत क्या है अब आप वो देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2018 में हम एनसीआरबी का डेटा आपको दिखा रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का।
जिसमें पश्चिम बंगाल में आप देखिए 6 हिंसा की घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक। वहां पर उत्तर प्रदेश में 0 है। साल 2021 में 1 घटना हुई थी। ये वाला एक बार जूम आउट करके दिखा दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश पहले देख लीजिए। साल 2018 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में 1 हुआ, उसके बाद से 22 और 23 में भी नहीं हुआ। लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल में आते हैं तो इस तरह की धर्म सांप्रदायिक हिंसा जो है वो 6 बार हुआ 2018 में, 4 बार 2019 में, 6 बार 2020 में, 1 बार 2021 में, 1 बार भी नहीं हुआ साल 2022 में, और साल 2023 में 1 बार हुआ। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का इंफॉर्मेशन है, डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जो नियम अप्रैल 2022 में बनाए गए वो सिर्फ मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर लागू नहीं होते। ये नियम कहते हैं कि राज्य के किसी भी धार्मिक या अन्य स्थल पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का पूरी तरह इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके अलावा इन नियमों में यह भी लिखा है कि दिन के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज 45 डेसिबल्स 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये वाला हिस्सा आ जाए। और अब तक सरकार ने जिन 45,773 लाउडस्पीकर्स को हटाया है और जिन 58,861 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई है, वो लाउडस्पीकर मस्जिदों के अलावा मंदिर में भी लगे थे, गुरुद्वारों में भी लगे थे, जैन मंदिर में भी लगे थे और अन्य स्थानों पर इस्तेमाल हो रहे थे। यानी जब नियम सबके लिए है तो फिर इसे मस्जिदों के खिलाफ ही बताना गलत नहीं है। एक एनकाउंटर भी देख लीजिए। अब एनकाउंटर्स का जो डेटा है, मार्च 2017 से अक्टूबर 2024 के बीच कुल 308। उससे पहले हम लाउडस्पीकर का डेटा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप एनकाउंटर्स पर भी आएंगे तो देखिए मार्च 2019 से अक्टूबर 2024 के बीच कुल 208 अपराधी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। इनमें 64 अपराधी मुसलमान थे, जबकि 140 अपराधी हिंदू थे और 2 अपराधी सिख समुदाय से। यहां भी इन आंकड़ों से ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है। मौलाना जर्जिश अंसारी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को खतरे में बताते हैं, जबकि इसी उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के लाभार्थियों की हिस्सेदारी है 30%। जो सरकारी स्कीमें चल रही हैं उसमें कितनी हिस्सेदारी है मुस्लिम समुदाय की? 30%। यानी जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा, 19 से 20% आबादी है, लेकिन 30% उनका प्रतिनिधित्व है सरकारी स्कीम्स में जो फायदे वाले हैं। आबादी उनकी 20%। रही बात बुलडोजर की, तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच 68,851 हेक्टेयर सरकारी जमीन को माफिया और अवैध कब्जे से छुड़ाया गया है। 68,851, ये 17 से 22 का डेटा दिखा रहे हैं। 68,851 हेक्टेयर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त किया गया है। 60% से ज्यादा मामलों में आरोपी मुस्लिम नहीं थे। देखिए बुलडोजर के मामले में भी कैसे एक अफवाह और गलत बात फैलाई जाती है। साल 2017 से 22 के बीच में योगी सरकार ने जितना भी एक्शन लिया है बुलडोजर का, उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम आरोपी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश के भविष्य का फैसला होने वाला है। फैसला इस बात पर होगा कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से लोकतांत्रिक देश बनने वाला है या वो शरिया कंप्लायंट देश बनेगा। जो आसार अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो बांग्लादेश का यही हाल दिख रहा है कि बांग्लादेश में शरिया कानून लाने की तैयारी हो रही है। वहां की संसद में कट्टरपंथियों की सत्ता बस शुरू ही होने वाली है। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में बीएनपी, जमाते इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच सत्ता की लड़ाई है। इसमें मुख्य लड़ाई बीएनपी और जमात के बीच है। माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी विचारों वाली पार्टी है जिसका मानना है कि बांग्लादेश में इस्लामिक शासन लाना, उसका मानना है कि इसके लिए संसद पर कट्टरपंथियों का शासन होना जरूरी है। पार्टी का एजेंडा ही है कि बांग्लादेश का शासन शरिया कानून से चलाया जाना चाहिए कि मानव निर्मित संविधान से। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के सेंट्रल नायबे अमीर मुजिबुर रहमान ने एक रैली में कहा है कि साल 1971 में मिली आजादी के बाद से बांग्लादेश में अल्लाह का कानून यानी शरिया कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी को वोट देने की अपील के साथ साथ लोगों से कहा कि अब बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने का समय आ गया है और इसके लिए जमात इस्लामी को वोट देना जरूरी है। जमात इस्लामी बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का पद उपाध्यक्ष की तरह है और अगर वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में शरिया कानून लाया जाएगा तो इसका एक ही मतलब है कि पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को कट्टरपंथियों वाला देश बनाएगी। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का विरोध किया। साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति संग्राम चल रहा था तब जमात इस्लामी ही वो संगठन था जिसने पाकिस्तानी सेना की मदद की। उनके साथ मिलकर हजारों मासूम बांग्लादेशियों कत्लेआम कर दिए। पाकिस्तान के मददगार जमात इस्लामी ने मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों की मुखबिरी की। उनकी हत्या के लिए रजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसे संगठन बने। मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश बनने के बाद जमात इस्लामी के सैकड़ों लोगों पर युद्ध अपराधों, हत्याओं के आरोप लगे। उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा जो साल 2024 में जब से ये नया ड्रामा शुरू हुआ है हटा दिया गया है। यही पार्टी अब चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहती है ताकि वो बांग्लादेश में शरिया कानून लागू कर सके। यहां आपको बताना जरूरी है कि साल 2001 से 2006 के बीच बीएनपी और जमात इस्लामी ने मिलकर गठबंधन सरकार चलाई थी और इस सरकार पर भ्रष्टाचार, इस्लामिक आतंकवाद, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप। शेख हसीना के तख्ता पलट में भी इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर जमाते इस्लामी ने ही बड़ी संख्या में युवाओं को एकजुट किया था और उनकी मदद से सरकार गिराई थी। खैर आगे बढ़ते हैं और खबर नोएडा से। नोएडा में गड्ढे में डूबकर हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत को मात्र 20 दिन गुजरे हैं। धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में सिस्टम को लगा कि मामला आया गया हो गया। फिर सिस्टम चादर तान कर सो चुका है। ना कोई सबक लिया गया, ना कोई सुधार हुआ। अब दिल्ली में लापरवाही का गड्ढा एक और व्यक्ति को लील गया। 25 साल के कमल ध्यानी एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि सड़कों पर विकास के नाम पर मौत के गड्ढे खोदे हुए हैं। कमल ध्यानी ने रात करीब 11:15 बजे अपने घर फोन किया। कहा कि वो 10 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। 10 मिनट कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि जोगिंदर सिंह मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड का एक गहरा गड्ढा उनकी राख देख रहा था। बैरिकेडिंग के दावों के बावजूद कमल अपनी अपाचे बाइक के साथ सीधे गड्ढे में जा गिरे। पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की कमी, अचानक आए खुले गड्ढे ने कमल को संभलने का मौका ही नहीं दिया। गड्ढा इतना गहरा था कि कमल और उनकी बाइक पूरी तरह से समा गए। हेलमेट पहनने के बावजूद गंभीर चोटों और समय पर मदद न मिलने से उनकी जान चली गई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, आबाद और याद रहे, धोखा हमेशा भरोसे की उंगली पकड़कर ही घर आता है। नमस्कार। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल